नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विनय रंजन और आज आपकी सहायता के लिए हम आए हैं एटॉमिक वेट से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके बीच। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में, मोल के शुरुआती जो इंट्रोडक्शंस होता है उसके विषय में बात किया था और उसमें एटॉमिक वेट बार बार आपको थोड़ा सा परेशानी कर रहा था। तो आइए आज के सेशन में हम एटॉमिक वेट से रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए एटॉमिक वेट को ऐसे हम लोग हिंदी में लिखते क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार, ठीक है। एटॉमिक वेट को सिंपल रूप में हम लोग परमाणु भार के रूप में जानते हैं। तो परमाणु भार क्या है? देखिए एक्चुअली में जो परमाणु भार होता है, परमाणु तो बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा कण है, नगण्य आंख से उसको तो देख भी नहीं सकते हम लोग, है ना। तो उसका भार कैसे ज्ञात किया जाए, इसके विषय में हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि इसे रिलेटिव वेट के तौर पर इसको ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो एटॉमिक वेट है वह एब्सोल्यूट वेट नहीं होता है, क्या होता है, रिलेटिव वेट होता है। मतलब एक दूसरे से उसको कंपैरिजन हम लोग करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या लिया गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है कार्बन का। और कार्बन का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन 12 लिखा गया है। इसका मतलब है कि कार्बन के कई जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें से कार्बन 12 को हमें लेना है ना। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इसी को लिया गया और सिंपल रूप में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स, जो दर्शाता है हाउ मेनी टाइम्स, कितना ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स कितना ज्यादा कह सकते हैं, कितना मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर, हैवियर मतलब भारी होता है, इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसका रेफरेंस क्या लिया गया? कार्बन 12, यानी रिलेटिव वेट निकाला जा रहा है। और किसके संदर्भ में? कार्बन के। कार्बन को रेफरेंस लेकर के इसको डिफाइन किया गया है। और साधारण रूप में आप कह सकते हैं, अगर आप इसी को हिंदी में अगर समझना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, इसको बढ़ा देते हैं, ये देखिए, किसी भी तत्व का, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है या बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना ज्यादा हैवियर है, ये दर्शाता है। मतलब एक क्या है, परमाणु भार एक संख्या है। और ये संख्या क्या बताता है? ये संख्या बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के, ध्यान रखना है, ये कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना अधिक होता है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट करते एक नंबर है और वो नंबर क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि कितना ज्यादा भारी है कार्बन के एक जो एटम होता है उसके 12वें भाग से। देखिए यहाँ पर एक परमाणु यानी कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है, ये कंपैरिजन बताता है। देखिए इसको हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग कि एक परमाणु द्रव्यमान अगर सिंपल लिखे तो परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान है और वह उसको डिवाइड क्या करेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग है। देखिए एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग से, और जैसे ही इसको रिलेट करेंगे तो वो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तो लैंग्वेज में, भाषा में लिखा हुआ चीजें हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको देखिए, इसी को अगर हम ऐसा लिखें, जैसे मान लीजिए कि हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं, एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं जो रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं, एलिमेंट कार्बन हम ले रहे हैं, क्या, कार्बन ले रहे हैं और ये कार्बन 12 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में स्टैंडर्ड रेफरेंस इसी को बोलते हैं और इसी के टर्म में हम कैलकुलेटर, हालांकि हम दूसरे एलिमेंट के टर्म में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, उसमें भी वही बात आता है, लेकिन पहले आप कार्बन के विषय में जानिए। तो सिंपल एटॉमिक वेट अगर आपको लिखना पड़े, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, अगर एटॉमिक वेट लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे?
आइए समझते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इक्वल टू, देखिए एटॉमिक वेट परमाणु भार इक्वल टू, जो यहां पर लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा अलग रूप में हम यहां लिख रहे हैं। यहां पर हो जाएगा क्या, मास ऑफ, मास ऑफ, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1/12, क्योंकि 12वां भाग है तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ, एन एटम भी लिख सकते हैं, वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए यहां क्या लिख रहे हैं, कार्बन 12 लिख रहे हैं। अब इसको अगर दूसरे एलिमेंट के लिए, देखिए यहां पर एलिमेंट में रेफरेंस आप क्या लिया, कार्बन लिया है, और कोई दूसरा एलिमेंट के लिए अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाए। हम यहां पर चाहते हैं ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है, तो एटॉमिक वेट तो यही रहेगा, यही रहने देते हैं, बराबर यहां पर लिखते हैं एटॉमिक वेट। यहां क्या हो जाएगा, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, क्या रेफरेंस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन 16 वाला ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/16। देखिए ध्यान से, जब आप कार्बन लिए थे तो क्या लिए थे, 1/12, क्योंकि कार्बन 12 आपने लिया था ना रेफरेंस के रूप में। अब यहां पर क्या ले रहे हैं कि 1/16, आइए क्या हो जाएगा यहां पर, इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। देखिए ऑक्सीजन इस बार ले रहे हैं रेफरेंस के रूप में, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर अगर आप हाइड्रोजन के लिए ले, चलिए हाइड्रोजन के लिए भी देखते हैं करके, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, और हर केस में आपको एक ही मान आएगा, ठीक है। देखिए अब यहां पर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट डिवाइडेड बाई, अब इस बार क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन का, तो 1/1, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या 1 होता है, ठीक है ना, तो 1/1, यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 1 आ गए। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग किसको लेकर के काम किए पूरा में, कार्बन 12 का, लेकिन कार्बन 12 के अलावा भी अगर हम ऑक्सीजन का भी लेंगे तब भी हमारा एटॉमिक वेट का मान जो आएगा वो सेम ही आएगा किसी तत्व के लिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ उदाहरण लिखा जाए तब ये क्लियर होगा। अच्छा एक बात और, कि इसको जानने के बाद आपको, आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि एटॉमिक वेट जो है उसको जब आप कभी कभी लिखते हैं ग्राम में, तो ग्राम में जब आप इसको लिखते हैं तो ये कहलाता है ग्राम एटॉमिक वेट कहलाता है, यानी एटॉमिक वेट को जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में तो यही कहलाता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा उसके विषय में भी जान, और कुछ एग्जाम्पल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। मेन रूप से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आएगा तभी पूरा अच्छे ढंग से क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए सेकेंड पॉइंट पर हम समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक वेट क्या है। देखिए यहां लिखा गया है ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। बहुत ही साधारण शब्द में अगर इसका जवाब लिखेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक वेट ऐसे ही लिख देते हैं, व्हेन
ग्राम परमाणु द्रव्यमान ऐसा लिखे ना, ऐसे लिख देते हैं, ग्राम परमाणु भार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर लिखिए कि व्हेन एटॉमिक वेट इज expressed, when atomic weight is expressed in gram, then it is called, gram atomic weight, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में, साधारण रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखिए यहां लिखते हैं कि जब परमाणु भार को, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या बोला कि जब एटॉमिक वेट को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु भार। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, जैसे आपको, हम बात करते हैं कार्बन के लिए, यहाँ लिखते हैं कार्बन, ये हमारा कार्बन है और यहाँ 12 है इसका एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 12, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना इसको दिया है, 12 दिया है। तो अगर इसको ग्राम में लिख देंगे, अगर ये ग्राम में आ गया तो ये कहलाता है, यही देखिए ध्यान से, यही कहलाता है ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। देखिए एटॉमिक वेट को जब आप ग्राम में लिख देंगे तो वही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या है, सिंपल एक नंबर है जो बताता है कि कोई एलिमेंट का एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वह कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वें भाग से कितना अधिक होता है। मतलब एक नंबर है, एक संख्या है, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने काम किया, ठीक है। तो इन सब को जानने के लिए, मतलब ये जो आप, अगर आपको ये बात नहीं आएगा तो फिर मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोल में तो सब जगह देखते हैं ग्राम एटम का इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको ये नहीं आएगा तो स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा और ये प्रॉब्लम बड़ा होते चला जाएगा। इसीलिए पहले पूरा प्रयास करना चाहिए, एटॉमिक वेट के बारे में अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आएंगे पीछे और हम चाहेंगे कि सबका कुछ एलिमेंट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट आपको याद रहना चाहिए, है ना, ताकि जब भी आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़े, है ना, तो आपको आसान रहे और आप आसानी से फॉर्मूला में बैठा करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ये बात अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बनना प्रारंभ कर देगा, है ना। आप पहला ही क्वेश्चन अगर आप उठा लीजिए एनसीईआरटी का, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास कब आएगा, जब आपको एटॉमिक वेट मालूम होगा। अगर एटॉमिक वेट नहीं मालूम रहेगा किसी एलिमेंट का तो आपको ये नहीं निकल पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक बात है, ये तो जानने ही चाहिए, है ना। जैसे आप 1 2 कैसे याद रखते हो, बचपन में पढ़ते हैं ना, तो 1 2 3 100 तक याद करते हैं, फिर पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना, तब ना जोड़ घटाव आप सीखते हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये भी जानकारी रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप चाह सकते हैं छोटा सा टेबल बनाइए, टेबल को आप जहां पढ़ते हैं जो स्टडी टेबल आपका होगा उसके सामने इसको लगा दीजिएगा, तो 20 एलिमेंट का तो कम से कम आपको याद रहना ही चाहिए। या कह सकते हैं, हालांकि हम तो चाहेंगे कि आप कम से कम 30 या 50 एलिमेंट का याद रखें, लेकिन अगर नहीं याद है तो 20 का तो जरूर ही रखें। 1 से लेकर के 20 तो निश्चित ही रहना चाहिए। इसमें भी आयरन का अगर आप देखें, जिंक का देखेंगे, मैग्नीज का देखें, तो ये तो निश्चित आएगा ही। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आ गया आपको, मोलिकुलर फार्मूला KMnO4 आ गया, अब लीजिए इसका आपको मोलिकुलर वेट निकालना है। पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पोटेशियम का जानकारी होना चाहिए, मैग्नीज का जानकारी होना चाहिए, ऑक्सीजन का तो जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है ना। तब ना आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना होगा तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको जानकारी करना है, प्राप्त करना है, या पूछा गया एग्जाम में आपको लिखना है, तो ये कब कब आएगा, जब आपको एटॉमिक वेट आएगा। तो एटॉमिक वेट क्या है, सिंपल एक नंबर है, और ये नंबर क्या बताता है कि किसी एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। कितना, 1/12 भाग, मतलब 12वां भाग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसको पीछे जाएं और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, और वापस हम आपको पीरियोडिक टेबल पर लेकर चलते हैं। देखिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल का है, और इसमें देखिएगा कि एटॉमिक वेट हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको यहां से हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा हमें लगता है, हाँ आ गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से भी आप देख रहे होंगे क्या क्या बात, तो देखिए समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, यहां तक, ठीक है, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए यहां से देखें तो एटॉमिक नंबर 1 से है, ये 1, यहां उधर हाइड्रोजन का हीलियम के लिए चले जाइए 2। देखिए हम इसमें क्या रिप्रेजेंट किए, सबका एटॉमिक वेट है, सबका देख रहे हैं एटॉमिक वेट आपको दिया गया है, यानी परमाणु द्रव्यमान सबका दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है। तो जैसे देखिए अगर आपको हाइड्रोजन के लिए देखना है तो हाइड्रोजन के लिए देखिए जस्ट हम यहां से लिख लेंगे कितना, 1.008 है, तो हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए दूसरा हीलियम के लिए अगर आपको देखना हो तो देखिए हीलियम के लिए कितना दिया हुआ है, 4.003 है ना, एटॉमिक वेट का एमयू में वैल्यू है। तो हम इसको कितना ले लेते हैं, इसका लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लिथियम के लिए अगर आपको लिखना हो देखिए यहाँ है 6.94 है, मतलब ये 7 हो जाएगा। और अगर आप बेरिलियम के लिए लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना है, 9.01 है, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। इधर का भाग को नेगलेक्ट कर देंगे, वो तो अप्रोक्सीमेट अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे कहाँ पर क्या रहेगा। अगर मान लीजिए कि 100 के नजदीक रहना, जैसे 94-95 पॉइंट में, तो उसको 1 पॉइंट आगे ले लेंगे। और अगर माने 50 से नीचे है, जैसे 20.3 है, तो 20.3 मतलब क्या हो गया कि 50 से नीचे है, इसका मतलब उसको क्या ले लेंगे, वहां पर हम लोग ले लेंगे कितना, 20 ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब नेग्लेक्ट करना कैसे है ये तो आपको आना ही आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आपको जहां पर जरूरत होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए एक से लेकर के यहाँ ये सभी एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है, जिसमें आपको क्या याद रखना है हम उसको यहाँ पर कलर भी कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा और वो चीज आपको याद रहेगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखाना चाहेंगे, घेर देंगे, ठीक है। एक तो आप देखिए जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसको तो याद रखना ही है। नॉन मेटल्स वाले में जैसे यहाँ हो गया क्या, ये हो गया हाइड्रोजन का हो गया, ये हो गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, सिलिकॉन हो गया, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन। ये देखिए सल्फर का हमेशा याद रखना है क्योंकि सल्फर का बहुत बार आएगा आपको। सल्फर हो गया। फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस का क्या है भाई, फास्फोरस का देखिए वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए 30.97 है, मतलब इसको 31 ले लेंगे, 31 ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये क्लोरीन का तो लगभग ये
आप इसको कितना लेंगे, 35.5 लेते हैं। देखिए ना 45 है तो लगभग ये हो गया कितना के, हाँ तो इसको तो 35.5 ले लेंगे ही। उसके बाद ब्रोमीन का देखिए, ब्रोमीन यहाँ देखिए Br लिखा हुआ है, तो ब्रोमीन का कितना है 79.90 है, तो इसको हम लोग कितना ले लेंगे 80 ले लें, 80 ले लेंगे, है ना। तो इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट आपको पोटेशियम के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये रहा पोटेशियम का यूज होता है, 39.10 है तो 39 ले लेंगे, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लेकर के सॉल्व करेंगे, और जहां जरूरत होगा हम उसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहां जरूरत होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप एटॉमिक वेट आपको आता है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि प्राथमिक चीज है जो मोल कंसेप्ट को बनाने के लिए, मतलब फंडामेंटल चीज है जिससे कि आप मोल कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हमें लगता है कि मोलर मास जब आप बनाते होंगे तो पहला ही जो स्टेप होगा वो तो एटॉमिक मास से ही रिलेटेड होगा, है ना। तो हमें लगता है कि इस बात को समझाने में हम समर्थ हुए हैं, आप जरूर समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। एएमयू का बात आप समझते होंगे, एएमयू के बारे में कई बार एटॉमिक मास यूनिट के, आइए एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझते हैं। क्या एटॉमिक मास, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वापस हमको आना पड़ेगा, ठीक है। ये एएमयू के बारे में हम जान, देखिए एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आइए समझते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई को लिख सकते हैं यहां, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू, ठीक है। या इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों तरीका है, दोनों तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जिस जो कहीं पर अगर क्वेश्चन में आए यू लिखा रहे तो घबराना नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट से ही रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं, देखिए इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए अगर आपसे पूछा है कि एक एएमयू इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक एएमयू का मान जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक एएमयू का मान कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक एएमयू बराबर। अब ये कैसे आ गया, है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी, मेन बात यही है। देखिए एक एएमयू के लिए फार्मूला क्या है, यानी एएमयू के लिए फार्मूला क्या है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या फार्मूला उसको समझिए। ये होता है, जैसे आप रेफरेंस कार्बन के लिए लिए हैं तो कार्बन के लिए लीजिएगा तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए क्या लिखे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और जब कार्बन 12 लिए हैं तो क्या 1/12 कर दिए, तो ये एएमयू हो जाता है। फिर अगर आप ऑक्सीजन के लिए अगर आप लेंगे तो 1/16 लिखना पड़ेगा। आइए क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। अगर ये हाइड्रोजन के लिए काम करेंगे तो 1/1 मास ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1। इस फॉर्मूला से आप देख रहे हैं रेफरेंस यहां कार्बन ले रहे हैं, फिर यहां ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन ले रहे हैं, लेकिन तीनों से जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक एमयू का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही आएगा।
आप चेक करके आपको दिखाते हैं, तीनों फार्मूला को बारी बारी से हम एक एक करके निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। और तब अगर देखिएगा कैलकुलेट करते हैं, अगर सेम आ गया तो सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो आइए समझते हैं अलग अलग करके। पहले आप इसको देखिए, हर चीज को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। तो एक mu बराबर फार्मूला क्या, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, या फिर अगर आप लेते हैं यहां पर ऑक्सीजन को तो 1/16 मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16th हो जाए। और हाइड्रोजन लेते हैं तो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए तो 1 आ जाता है ना। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू यहां पर हमने लिखा है, ये वैल्यू ये कैसे आता है, इसके आधार पर निकालना। और अब पहला क्लास का यूज हम करेंगे और पहला क्लास को समझेंगे, ठीक है ना। और पहला क्लास देखिए, हम आते हैं कोई एक एलिमेंट को रेफरेंस के रूप में लेते हैं, और वो एलिमेंट हम लेते हैं क्या, कार्बन को। पहले कार्बन फिर सोडियम से भी कोई भी एलिमेंट लेंगे तब भी वही आएगा। देखिए कैलकुलेट करके दिखा, आइए यहां समझते हैं। पहले हम लेते हैं कार्बन, कार्बन सिंबल C, और 12 लेते हैं यहां पर इसका एटॉमिक वेट। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर 1 मोल कार्बन की बात करेंगे हम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12, इसका मतलब कितना है, 12 ग्राम। ये ग्राम एटॉमिक वेट हो गया ना, 12 ग्राम लिखते तो क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन के, देखिएगा हमारी बात समझिएगा, 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम होंगे, कार्बन के कितने एटम होंगे। तो देखिए कितना हो जाए, जहां 1 मोल होगा 6.022 या 23 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। क्या, और अगर आपसे पूछेगा कि 1 मोल है तो 1 मोल को ग्राम एटम भी कहते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 ग्राम एटम। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम एटम के भी बराबर हो जाएगा। तो अब आपसे देखिए, अब स्पष्ट हो गया है ना। अब यहां देखिए क्या आपको निकालना है, एक एटम का द्रव्यमान निकालना है, एक एटम का मास निकालना है, यही ना निकालना है। तो देखिए एक एटम का मास, देखिए पहले आपके पास कितना एटम, देखिए यहाँ कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। यानी अभी आपके पास एटम की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना एटम है, तो ये 12 ग्राम है। एक एटम का कितना हो, नहीं पता चलेगा। अरे सिंपल है भाई, ऐसे कर रहे, देखिए लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग घबरा जाते हैं देख करके, डर जाते हैं, डर के आगे जीत, डरिएगा तो हो गया। हाँ ये जरूर है कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, कैलकुलेशन आपको भाग देने में तकलीफ हो सकता है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़िएगा नहीं तो जीतिएगा कैसे, लड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12, इसका द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है ना। इसीलिए एक एटम का, देखिएगा एक एटम का, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी एक मिनट थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा भाई, ऐसे में तो गड़बड़ ना हो जाएगा, थोड़ा सा अलग रूप में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम। क्या लिख सकते हैं ना, हाँ यहाँ सिंस, इसीलिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, अब लीजिए एक एटम का, तो ये क्या हो जाएगा, 12 बटा में जितना ऊपर वाले में कितना है, 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। ये जो मास आया है अभी, जिसको हम सर्कल में घेर रहे हैं, ये कितने एटम का मास,
एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास आ गया 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर बहुत बच्चे 23 लिख देंगे, हम भी लिख देते हैं बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक पॉइंट ज्यादा आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आपके पास तो एक एटम का आ गया, फॉर्मूला क्या था, आइए फॉर्मूला को समझिए। पहले दिक्कत यहां पर है कि जब तक आपको फॉर्मूला में सेटिंग नहीं आएगा सवाल तो फंसा हुआ रहेगा। तो देखिए एक एएमयू बराबर, अभी आपने क्या लिखा 1/12 लिखा था, जब आप कार्बन का जिक्र कर रहे हैं तो 1/12, और मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 यही ना आया है, यहां लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सही है। अब इसमें कुछ कटने वाला नजर आ रहा है भाई, अरे वाह, ये और ये उड़ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, इसको हम यहाँ पर क्या यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है ना, यही ना ग्राम में होगा, तो यहाँ भी यूनिट क्या होगा, इस सब में भी क्या होगा, ये भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो एक एएमयू इक्वल टू, अब इसको जैसे ही आप भाग करेंगे तो आएगा 0.166 इंटू 10 टू द पावर -23। हम चाहते दशमलव को आगे बढ़े, जैसे ही एक पॉइंट को यहाँ दशमलव लाते हैं ये वैल्यू हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्या यही बात आपने लिखा है, एक एमयू बराबर है ना। देखिए थोड़ा सा इसको पीछे जाए, पीछे जाते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा था, एक एमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब आपके पास कार्बन रेफरेंस लिए हैं, तो देखिए कहाँ चला गया भाई, अच्छा ये आ जाना है ना, ये रहा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, जो वैल्यू आपने लिखा था वही वैल्यू यहाँ पर आया है, इसका मतलब हम लोगों ने सही काम किया। अच्छा एक बार ये तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, आपके मन में विचार होगा कि सर ये डायरेक्ट आप लिखे, आइए हम इसको कैलकुलेट करके लिखते, मतलब इसको भाग देते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहला काम हम जल्दी जल्दी मिलाते हैं, अरे भाई 1 है, उसको डिवाइड करना है 6.022 से, देखिए जैसे डिवाइड किया इसका वैल्यू आ गया 0.166057, तो हमको उतना ज़्यादा आगे नहीं जाना, एक दो पॉइंट आगे बढ़ गया, हो गया, क्या क्लियर है, तो इसका मतलब ये बात सही है। अच्छा ये बात सही है तो कार्बन के लिए तो सही है, लेकिन फिर हमने एक और बात लिखा हुआ था ना कि ऑक्सीजन के लिए क्या होगा। देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलें, देखिए यही ऑक्सीजन के लिए भी फॉर्मूला तो यही लगाए हैं ना, केवल ऑक्सीजन है 16 यूज करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए भी चेक किया जाए, तब ना क्लियर होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, नहीं पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसको स्लाइड को ऊपर बढ़ा लेते हैं, यही आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब इसको और थोड़ा सा, ये रहा, देखिए अब यहाँ पर हम चाहते हैं ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन 16, यानी ऑक्सीजन ओ लिख करके यहाँ 16। तो देखिए अब इसमें ध्यान से देखना है, यहां से अगर आप फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को छोड़े, फिर उसी तरह से सेटिंग कर लेते हैं। अगर 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16, इसका मतलब ये 16 ग्राम में इसको लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट, 16 ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा एटम कितने, 1 मोल रहे तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए एटम कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। एक दर्जन बोलते हैं तो कितना याद रहता है, 12 याद रहता है, 1 मोल बोलेंगे तो कितना होगा 6.023 इंटू, ये नंबर फिक्स है, जैसे 12 कहते हैं ना कि एक दर्जन में 12, 2 दर्जन पूछे तो कितना बोल देते हैं
12 दूना 24, 5 दर्जन बोले तो 12 पच्चीस 60 बोलते हैं ना। उसी तरह 1 मोल बोलेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और अगर 5 मोल बोलेंगे तो 5 से गुना कर देंगे उसको। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 को क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। जैसे आप क्या किए, दर्जन वाले को किए थे ना, वैसा ही तो काम करना है। हाँ, बस यहाँ पर है कि थोड़ा संख्या बड़ा है तो थोड़ा याद बोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बोले 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बहुत लोग क्या है कि याद करते करते माइनस लिख देगा, -23। ये बात ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, सतर्क रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसको लिखा तो यहां पर संख्या लिख देते हैं, कितना संख्या हो जाए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ, ये तो एटम की संख्या हो गया, किसका, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16। आइए 1 ग्राम एटम के भी बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम एटम, क्योंकि 1 मोल को 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, तो इसलिए 1 ग्राम एटम भी इसको लिख दिया। ये भी एक नंबर है। अब आइए नेक्स्ट। अब आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ, पूरा मास बताना है, देखिए यहां पर ऐसे लिखते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16। तो कितना इसका द्रव्यमान है, कितना है, देखिए यही ना होगा, इसका रिलेशन इसके साथ कर दिए ना, क्या किए कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, आपको तो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। यहाँ पर कितना होगा, 16 ग्राम हो जाएगा, और क्या, 16 ग्राम, ठीक ना। अब जैसे ही 16, ये सिंस लिख देंगे 16 ग्राम, इसलिए हम 1 का निकालना चाहते हैं, इसीलिए 1 का मास ऑफ, मास तो यही ना रहेगा, तो मास को हम डॉट ऐसे कर दिया, मास ऑफ। आइए 6.022 के जगह पर एक एटम और किसका, ऑफ ऑक्सीजन 16, 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आइए यूनिट किस में होगा, ग्राम में हो जाए, क्लियर। अब आप देखिए यहां पर आपके पास एक एटम, ये जो आपके पास आया है इसको हम सर्कल में घेर देते हैं। ये क्या आया है, ये आया है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, और यही बात आपको एएमयू में फार्मूला में लिखा हुआ है। एक एएमयू बराबर क्या लिखा गया है, ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो 16 क्या, मास ऑफ, देखिए ये फॉर्मूला हम पूरा लिख देते हैं इस बार, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, तो आपके पास 1/16 गुना मास ऑफ 1 एटम कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख दिया। अब ये फिर से कटने वाला है, अरे देखिए इसको उड़ा देंगे, पटक से उड़ा देंगे, ये 16 ये 16 खत्म, तो आपके पास आ गया 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये यूनिट किस में रहता है भाई, इसका ग्राम में रहता है, तो हाँ ग्राम में ही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.16605 इंटू, चलो एक इतना तक लिख देते हैं, 10 टू द पावर -23 ग्राम में। हम इसको एक पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट में ले आते हैं, तो इसको पॉइंट इधर आएगा, तो वो आएगा 1.66 इंटू, इसको छोड़ दें क्या, हाँ छोड़ सकते हैं, 10 टू द पावर कितना, ये 23 -23 था, अब हो गया ये -24, आइए ग्राम। देखो भाई वही बात आया, देखिए आया कि नहीं आया, मतलब कोई रेफरेंस लिए हैं दूसरा एलिमेंट का तब भी वही आ रहा है, इसका मतलब सही बात। हाइड्रोजन का लेकर के देख करके आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है ना। तो अभी हम एटॉमिक वेट, अच्छा अब हम एक चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो है आपको फॉर्मूला बना दे, इतना बार बार नहीं करना पड़े, यानी कोई क्वेश्चन रहे और फटक से आप इसको सॉल्व कर ले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। इसके लिए अच्छा थोड़ा सा पीछे ही रहना पड़ेगा, इसको ऊपर करते हैं, फिर अगला एवरेज एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लें यहाँ पर, और हम फार्मूला सेट कर लेना चाहते हैं ना, फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी तत्व रहेगा, फॉर एनी
एलिमेंट, किसी तत्व के लिए, किसी तत्व के लिए, किसी तत्व के लिए अगर हमें काम करना पड़े, एक एटम का मास निकालना पड़े। देखिए अच्छा दूसरा पेन कौन ले लें भाई, जो अच्छा दिखे, तो इसको गाढ़ा वाला है ना, नहीं सही रहेगा यही। हाँ देखिए हम चाह रहे हैं यहाँ पर लिखना मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of an element इक्वल टू क्या होगा भाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ग्राम एटॉमिक वेट, जीएम लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट, डब्ल्यूटी लिख देते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का काम करेंगे उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक वेट। और ग्राम एटॉमिक वेट किसको कहते हैं, एटॉमिक वेट जो होता है ना उसी को ग्राम में लिख देते हैं, तो वही होता है क्या, ग्राम एटॉमिक वेट होता है, ध्यान रखना ये बात। और इसको डिवाइड कितना से कर देंगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर Na लिख देंगे। और यहां पर Na बराबर आप क्या यूज करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 23 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर बढ़ाते, आइए भाई आइए यहाँ तक आ जाइए, ये रहा। अब देखो हम चाहते हैं इसको थोड़ा और सुविधाजनक बनाया जाए, तो जैसे ही बनाएंगे तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट, ये रहा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए काम करेंगे उस एलिमेंट का लिखेंगे। और देखिए डिवाइडेड बाय कितना, एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको आप इधर ले जाएंगे तो आपके पास आएगा ग्राम एटॉमिक, एटी लिख देते एटॉमिक, और डब्ल्यूटी लिख देते वेट, है ना, एलिमेंट तो है ही, गुना 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, हमें तो लगता है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट, जिस एलिमेंट के लिए लिखेंगे उसका, गुना इसको जब भाग करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को अभी जो हल किए थे तो कितना आया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आया था ना। और यही बात को ये देख लीजिए पूरा को एक साथ लिखेंगे तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एमयू लिख देंगे, तो एक जो भी ग्राम एटॉमिक वेट का मास रहेगा उसका एटॉमिक वेट लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमयू के बराबर, क्योंकि एटॉमिक वेट देखिएगा ध्यान से, एटॉमिक वेट यहां पर लिखेंगे, ये ग्राम इसके साथ आ जाएगा, और एक एमयू इक्वल टू, देखिए एक एमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ये हो। तो जैसे कार्बन आपके पास है, कार्बन 12 दिया गया है, तो कार्बन 12 का अगर आपसे एटॉमिक वेट पूछे, ग्राम एटॉमिक वेट, तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा कार्बन 12, ये ग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक वेट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक एटम का बताइए, तो एक बार में डायरेक्ट हमको कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक एटम का यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो बताओ भाई बताओ क्या करोगे, करेंगे क्या, ये एटॉमिक वेट लिख देंगे 12, है ना। इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ग्राम को क्या कर देंगे, यहां पर जैसे ही इसको एमयू लिख दोगे, इसका मतलब हो गया कि कार्बन 12 है,
तो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा, 12 AMU लिख दिए थे, एक एटम का जहां लिखा हुआ AMU मिल जाएगा, कितने का, एक एटम का हो जाएगा। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, हमें नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, यानी अब आपको अगर कोई कुछ क्वेश्चन किया जाए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हमें लगता है क्लियर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं ले सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ साइड हो जाते हैं ताकि आपको सुविधा हो। क्या, हाँ चलिए आप चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये रहा, आइए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है पोटासियम, देखिए क्वेश्चन है, ऐसे क्यों लिख दिया, क्वेश्चन है और कह रहा है कि फाइंड फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटासियम पूछा जा रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटासियम, ऐसे लिख देते हैं पोटासियम, ये आपको दिया गया है। और यहां पर स्पष्ट रूप से एक लाइन और गिवन, क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ पोटासियम इक्वल टू 39, ये रफ में आपको दिया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पर आपको दे दिए, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन रहेगा जहां आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, तो अभी थोड़ा देर पहले आपको हमसे बताया ना पीरियोडिक टेबल वाले में, तो उसकी सहायता से लिख लेना है। और 20 तक तो याद रखना है ना, 20 तक याद रहे, जैसे आप पहाड़ा याद रखते हैं ना, ABCD याद रखे बचपन में, तब ना इंग्लिश सीख रहे, कैसे सीख जा रहे हैं, ABCD आता ही नहीं है तो आप इंग्लिश सीख जाए, फटाके मतलब फटाकेदार नहीं, फराटेदार, है ना, कैसे सीखते हैं, आपको ABCD आता है तब ना, उसमें वोवेल कंसोनेंट, अच्छा बहुत लोग को वोवेल कंसोनेंट भी भूल जाता है ना, क्या वोवेल कंसोनेंट जब तक आपको नहीं आएगा तो कहां पर ए लगेगा, कहां पर, ये सब बात तो नहीं आएगा ना। हालांकि हम ग्रामर उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए समझिए तो बीच बीच में बता दे रहे हैं कुछ कुछ जो जानते हैं उतने, ठीक ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए भाई सिर्फ बात कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटेशियम, तो आइए ना यहां पर आइए और लिख दीजिए। देखिए सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एनी एलिमेंट था, तो यहां पर तो स्पष्ट है पोटेशियम है, तो लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटेशियम, तो सिंबल लिख देते हैं के इक्वल टू, क्या लिखे थे बताइए ना, एटॉमिक वेट कितना 39, इसको AMU में लिख दीजिए, ये रहा AMU, 39 AMU लिख दिए, तो ये किसका हो गया, एक एटम का हो गया। AMU बराबर क्या जानते हैं, तो ग्राम में अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 39 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये रहा, देखिए ग्राम में आ गया कि नहीं, AMU में भी लिख दिया, AMU जैसे लिखा हुआ रहेगा तुरंत आपको पहचान में आना चाहिए। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कि एक एटम का 5 एटम का पूछ दिया था, गुना कर देंगे और क्या, 5 से गुना करें, एक का पता है 5 से गुना करेंगे नहीं आएगा, 50 एटम का पूछ दिया, 1000 का पूछ दिया, 1 लाख का पूछ दिया, नहीं आना है, आया ना, कैसे आपने केला रहता है कहते मतलब 5 दर्जन केला कितना हुआ, नहीं तुरंत काउंटिंग कर लेते, खाने वाला चीज है इसलिए क्या है। चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये रहा। हाँ एक क्वेश्चन और सिल्वर का, चलो भाई पोटासियम हुआ तो सिल्वर, सोना चांदी ये सब भी आ जाए, तो चलिए हम सिल्वर का निकालना चाहते हैं, आप निकाल के बताओ भाई और लिख करके भेजिए जल्दी से। ये रहा, फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर सिल्वर, चलिए निकालिए तो,
यहाँ पर एटॉमिक वेट लिख देते हैं क्या? हाँ, लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा दीजिएगा आप लोग। एटॉमिक वेट सिल्वर का बताइए ना, पोटासियम का याद नहीं था, सिल्वर वाला कहाँ से याद रहेगा? हाँ, कुछ लोग को हो सकता है याद, हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि किसी को नहीं होगा। ये देखिए, हाँ, बगल में आपको सहायता के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर Ag ये इक्वल टू 107 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, और क्या। देखिए फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला लगाइएगा भाई? हाँ, आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर Ag चांदी, तो क्या करेंगे इसका एटॉमिक मास 107, एमयू के जगह पर कितना 1.66 लगा दीजिए, 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। एमयू में लिखना चाहते हैं तो 107 एमयू हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं? एमयू बराबर तो आपको पता हो गया, एमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और कैसे होता है ये भी आपने सीखा है कि नहीं सीखा? ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक वेट का कंसेप्ट हमें लगता है कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया और आप आसानी से इसको याद भी रखेंगे। याद भी रखना है, पूछा जाएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे एटॉमिक वेट क्या है तो आप उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक वेट आ गया, अब आते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। नेक्स्ट पार्ट हमारा यही है, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं हिंदी में, अगर आप इसको लिखेंगे तो औसत, औसत, औसत परमाणु, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक वेट। देखो भाई ये क्यों आया, पहले तो ये जान, एटॉमिक वेट तो इतना था, अब वही काफी था नहीं? आपके मन में सर ये वो एटॉमिक वेट था ही पहले से, अब ये वो एवरेज वाला भी आ गया है ना? तो देखिए एवरेज होने का कारण है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब एक स्थान पर रहने वाला। अब बताइए एक स्थान पर रहने वाला यहाँ एटम में भी है, लफड़ा लग रहा है ना? तो इसी के लिए एवरेज आया। कैसे? तो आइए, आप सुने होंगे, सुने क्या, जानते होंगे क्या? आप 9-10 तो पढ़े के आए होंगे, ऐसा कि नहीं? नहीं आए, कूद फान करके आए हैं ना? आधा से ज्यादा विद्यार्थी ना यही बोलता है कि सर मेरे समय में लॉकडाउन लग गया। अरे वो कितना दिन ठगिएगा आप लॉकडाउन लेकर? देखिए यहां पर देखिए आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है इसको समझना। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटॉप्स। देखिए आप सुने होंगे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और ये कार्बन 14 का जो उपयोग करते हैं रेडियो डेटिंग वाले में, हाँ, रेडियो एक्टिव जो मतलब हाफ लाइफ निकालने में, जो पुराना कोई चीज है, बहुत पुराना है तो उसके विषय में उसके हाफ लाइफ निकाल के रेडियो डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं ना? सुने होंगे आप, नाम तो जरूर सुने होंगे। तो देखिए इसका मतलब ये कार्बन के ही समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों? तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। अगर इस तीनों में आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर, पहले वाले में देखिए एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर 12 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 हो गया। दूसरा वाले में देखिए एटॉमिक मास कितना है 13 है, एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर भी एटॉमिक मास कितना है, ये 14 है, एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसके अलावा और भी कई एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट का भी उपयोग है, जैसे हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन ये इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं, H11 और एक होता है H12 और एक होता है H13। अब इसमें देखिए इसमें थोड़ा एक विशेष नाम भी है। क्या विशेष है? ये देखिए अगर H1 है तो इसको प्रोटियम कहते हैं,
प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं। और ये देखिए H12 है तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, है ना। और ये H3 वाला है तो ये होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना। अगर सिंबल अगर देखिएगा तो देखिए इसके लिए सिंबल प्रोटियम के लिए ये देखिए H आता है और 1 ही रहेगा, लेकिन ड्यूटेरियम के लिए D आ जाता है तो यहाँ 1 और ये 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइड्रोजन 2 भी लिखा हुआ रह सकता है। और ट्राइटियम के लिए क्या होता है, T यूज होता है 1 और ये देखिए 3। आप नाम आप देखे होंगे कि अगर आपसे पूछा सिंपल अगर जल है तो जल के लिए H2O लिखते हैं, लेकिन अगर भारी जल है ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर, लेकिन अगर भारी जल लिखते हैं, भारी जल, हैवी वाटर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, D2O लिखते हैं ना। ये D2O जो D है ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है। किसका, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। अब आप देखिए कि कार्बन के भी समस्थानिक, हाइड्रोजन के भी समस्थानिक, है ना, उसी तरह से ऑक्सीजन के भी समस्थानिक। अब ये समस्थानिक के कारण सबका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, जिसके वजह से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। पहले आइसोटॉप्स का परिभाषा लिख देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और इसी में हाँ डिफिनेशन लिखेंगे आइसोटॉप्स का, समस्थानिक का। चलिए नीचे हम लिख देते हैं, आप लोग कृपया करके अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं परिभाषा। हम लोग लिखेंगे द एटम्स ऑफ same element the atoms of same element which have same atomic number but have different atomic mass, या इसी को आप मास नंबर भी लिखते हैं, is called isotopes, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। अर्थात अर्थ अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका अर्थ समान तत्वों का वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। एक स्थान पे रहने वाला समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। अब आपको अभी तो कार्बन के बारे में तो आप देखबे किए हैं, चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। अरे भाई लिख लेते हैं, दोबारा लिखा जाएगा। ये हो गया कार्बन, देखिए ये 12, यहाँ 6, फिर ये कार्बन 13 और ये 6, कार्बन ये 6, यहाँ 14, ये हो गया कार्बन के। हाइड्रोजन के लिए लिखे तो 1 1 और D1 2 और ये T1 3 ट्राइटियम। और अगर आप ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ऑक्सीजन
ये एटॉमिक नंबर 8, यहाँ 16 और यहाँ 17, ये 8 और फिर ये देखिए 8 और ये कितना 18। अब देखिए ये सब अगर आपसे पूछा जाए, उसी तरह से आप नाइट्रोजन के लिए भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए 14, यहाँ 7 है। नाइट्रोजन ये 15, ये 7, ये नाइट्रोजन का यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया ये 16। इस तरह से अगर आपको क्लोरीन का, तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन का कौन कौन होता है भाई? एक होता है 17, 35, मतलब एटॉमिक मास 35, 17 और एक 37। देखिए ये 2 ही इसके समस्थानिक होते हैं। इस तरह से ये इस तरह का जो एलिमेंट होता है उसके लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। आयरन का भी होता है ना? तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसके लिए हम लोग निकालते हैं। और ये सब काम किसके लिए होता है? आइसोटॉप्स के लिए। और आइसोटॉप्स में ये बात ध्यान रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास जो डिपेंड करेगा वह परसेंटेज ऑफ आइसोटॉपिक कंपोजिशन, कितना मात्रा में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन 12 वाला नेचर में कितना है, क्या प्रतिशत? कार्बन 13 वाला कितना प्रतिशत है? कार्बन 14 वाला कितना प्रतिशत है? इस बात पर निर्भर करता है, एग्जिस्टेंस का यानी आइसोटॉपिक कंपोजिशन पर निर्भर करता है। ये बात जानकारी रहना चाहिए। आइए देखते हैं, हम एक एक करके अलग अलग करके हम लोग प्रयास करेंगे तो समझने का। देखिए यहां पर पहले हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, और यहां पर कि जो एवरेज एटॉमिक मास किस बात पर निर्भर करता है। अच्छा थोड़ा पीछे कर दें। पीछे करने से होगा क्या कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं? हाँ सुविधा होगा। चलिए तो इस तरह से हम कर दिया। हाँ अब आपको हम आगे का बात बताते हैं। और आगे ये है क्या? आगे है कि एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉपिक कंपोजिशन पर निर्भर करता है। नोट में लिख देते हैं, NOTE नोट, यहाँ लिखें NOTE नोट। नोट ये होगा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन element depends upon the isotopic composition, the isotopic composition of an element, आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व के समस्थानिक मात्रा, है ना, संगठन कह सकते हैं, पर निर्भर करता है। अब कैसे? तो आइए इसको थोड़ा सा अगले पेज में चलते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। इसका एक फॉर्मूला बनेगा और उसी फॉर्मूला के आधार पर इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे? देखिए ये रहा एवरेज। अच्छा यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ, ये सम है, समेशन ऑफ परसेंटेज एविडेंस गुना आइसोटॉपिक एटॉमिक मास। आइसोटॉपिक एटॉमिक मास कहने का मतलब है आइसोटॉपिक जो आइसोटॉप्स होगा उसका एटॉमिक मास, आइसोटॉपिक एटॉमिक मास वही होता है, इनटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको कैसे फार्मूला में कोई क्वेश्चन बनाएंगे तब क्लियर होगा। ऐसे आपको ये लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर दिख रहा है। ऐसे देखिए फार्मूला में क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आपको गिवन है लेट, मान लेते हैं लेट क्या है कि आयरन है Fe, ठीक है, और इसमें लेट और यहां दिया गया है आयरन Fe, तो Fe यहां पर 54 है और इसका परसेंटेज मास दिया गया। फिर उसी तरह से Fe यहां पर दिया गया है 56 है, फिर Fe यहाँ 57 ऐसा दिया गया है। ये दिया गया है 5%, ये दिया गया है 90%,
और ये दिया गया है 5%। ये परसेंटेज एग्जिस्टेंस आइसोटॉप्स का, सब आयरन का ही है ना। परसेंटेज जो है मात्रा एविडेंस ये दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन का एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, कैलकुलेट करिए। आयरन का एवरेज एटॉमिक वेट आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, आइए इसको समझते हैं। फॉर्मूला सामने है, देखिए ना, ये एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन मतलब Fe इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला से देखेंगे और इसी हिसाब से हम काम करेंगे। देखिएगा, हमारी बात को समझिएगा, बस बैठाएंगे और इसको आपको समझना है ताकि दूसरा क्वेश्चन आपको बनाने में सुविधा हो। एवरेज मतलब औसत होता है, ये सब बात आपको पहले से पता है। देखिए यहाँ समेशन, पहले वाले केस में देखिए, जब 54 एटॉमिक मास है तो उसका कितना प्रतिशत है, 5% है, यानी ये हो जाएगा 5 गुना 54 वाला प्लस, अगला को जोड़ेंगे। अब देखिए 56 वाला का देखिए कितना प्रतिशत है, 90 है, तो यहां लिखेंगे 90 गुना 56, है ना। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। देखिए अब प्लस, फिर आगे समेशन है ना, अगला एक और है बचा हुआ, 57 वाला कितना प्रतिशत पाया जाता है, 5%, तो 5 गुना 57। अब इसको डिवाइड कितना से करना है, 100 से, डिवाइड कितना से करना है, 100 से। अब आइए देखिए, इसको गुना करो तो स्पष्ट रूप से यहां नजर आ रहा है, 5 है और ये 4 है, तो 5 चौक 20 और 5 25, 25 अदू 27, सही है ना, 270 हो जाएगा। प्लस यहां देखिए, यहां पर आपको नछाएक 54, इसको कर लेते हैं, जीरो तो आएगा ही ना, और नछाएक 54 4 हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 4 49, 45 4 क्या हो जाएगा, 49। आइए जीरो है तो जीरो रहेगा, प्लस ये कितना होगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, पचे 25, 25 आ 3, 25 3 कितना हो जाएगा, 28 हो गया, 285 हो गया। अब इसको आप यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे अब, ठीक है। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें लगता है ये 5 5 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 तो आएगा ही, और फिर ये कितना आएगा भाई, 8 8 4 12, 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, है ना, तो ये 9 हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये हो जाएगा यहाँ 9 दू 11, 11 2 11 दू 13, 13 1 14, 14 के 4, यहाँ से आपके पास कितना है, गड़बड़ हो गया, 14, यहाँ पर हो गया 14 1 15 ना हो जाएगा। ये देखिए फिर से समझिए, ये तो एक है ही, यहाँ 9 19 हो गया था ये। अब इसमें देखिए 4, ये हो गया 9 दू 11, 11 और 2 13, 13 1 14, गड़बड़ हो रहा है का, तो गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं भाई, चलो फिर से इसको कर ले। ये आ रहा है 4 पंचे 20, 2 हो गया, पचे 25 2 27, तो ठीक है। इधर यहाँ देखो, ये हो गया 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 आप 5, हाँ गड़बड़ यही हुआ था, 9 पचे 45 हो रहा है, अब 5 होगा तो 5 50 न हो जाएगा, ठीक है ना, तो हासिल 5 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया इस तरह से, इसका एक जीरो ये आ गया, सही है अब ना, प्लस अब ये आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 285। अब जोड़िए, अब जोड़िए, चलिए हम थोड़ा सा इसको सहायता लेते हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के लिए। तो क्या आएगा, देखिए आएगा 270 प्लस प्लस 50 040 प्लस 200
85, 55 95 क्या आएगा भाई? अब आ गया, कितना आ जाएगा? 55 95 डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व करोगे 55.95 मतलब 55.95 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था जो एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना था। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड कई क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पूछा हुआ है 2009 आईआईटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन हम अगले क्लास में भी करेंगे। और पहले हम चाहेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, और ये अगर आ जाएगा फिर हम ये मॉलिक्यूलर मास पर काम करेंगे, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।